टॉपिक इसमें अभी जो हम लोग केस कर रहे थे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, मतलब दोनों लिक्विड था, दोनों वोलेटाइल लिक्विड था, उसका केस हम लोग अभी कंसिडर कर रहे थे, जहां पे राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों यूज कर रहे थे। इसी में एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में एक केस आता है, केस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अभी तक जितने भी केसेस हम लोग कंसिडर किए थे वो मिसिबल लिक्विड्स वाला था। मिसिबल लिक्विड मतलब क्या, वो आपस में वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा दो लिक्विड हम लोग ले लें, वो मिक्स नहीं होते हैं आपस में, इमिसिबल है, तो फिर उस केस में कैसे हम लोग राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ प्लस डाल्टन्स लॉ कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं, केस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड है, तो जैसे मान लो ये कंटेनर ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड है, तो ये दोनों तो मिक्स तो होगा नहीं, तो इन दोनों का लेयर यहाँ पे अलग अलग तुमको दिखेगा। जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, लिक्विड ए मान लिया हम लोग इसको, ठीक है, इसके ऊपर मान लो ये दूसरा लेयर, सेकंड लेयर बना हुआ है, ये लिक्विड बी का, ये कुछ इस टाइप का हम लोग दे देते हैं। ये दूसरा लिक्विड है, सेपरेटेड है, ये लिक्विड बी है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड है तो ऑब्वियसली एक लेयर होगा ही। अब ये दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक को हम लोग डॉट डार्क से शो करते हैं, एक को ऐसे ही। ठीक है, दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का सीन है, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हम लोग राउल्ट्स लॉ जब अप्लाई करेंगे इस केस में, तो राउल्ट्स लॉ कैसे लिख सकते हैं बताओ। तो फॉर सर लिक्विड, चैप्टर चल रहा है, क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है ना। सर प्री बोर्ड था इसलिए। अच्छा, तुम नहीं किए थे क्या क्लास पिछला, नो सर। प्री बोर्ड्स हो गया तुम लोग का। यस सर, मेरा हो गया, आदित्य का चल रहा है अभी। अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है ना प्री बोर्ड्स। यस सर। अच्छा, तो अभी बीच से कर रहे हो, अभी समझ आएगा, अभी तो नहीं आएगा समझ में। पहले का तुम एक दो क्लास भी किए थे क्या, कुछ भी नहीं किए हो इसमें, तो बीच में तो समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। देखो अगर समझ आता है समझने का कोशिश करो, नहीं तो फिर छोड़ ही देना, ये चैप्टर बाद में कर लेना। ठीक है, देखो एक बार समझ में आता है तो ठीक है। यस सर। चलो, तो दो लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली राउल्ट्स लॉ पढ़े नहीं हो तुम, तो राउल्ट देखो एक बार, देख के देखो समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिक्विड ए के लिए राउल्ट्स लॉ अगर लगाएंगे, तो फॉर लिक्विड ए, तो राउल्ट्स लॉ यूज करोगे तो क्या आएगा बताओ। तो अब दोनों तो आपस में कंबाइन हो नहीं रहा है, ठीक है, आपस में मिक्स हो नहीं रहा है, तो राउल्ट्स लॉ अगर लिखोगे इसके लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स, दोनों का जो वेपर फेज बनेगा वो तब सेपरेटली बनेगा ना, आपस में इंटरमिक्स तो हुआ नहीं है। इंटरमिक्स होंगे इसके मॉलिक्यूल्स आपस में, ये ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल थोड़ी ना वहां पे बना है, ए बी टाइप का कोई इंटरेक्शन हो रहा है क्या यहाँ पे, बताओ। नो हेलो, सर। नहीं, तो इस केस में राउल्ट्स लॉ अगर हम लोग यूज करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर जब ए लिखोगे, तो पार्शियल प्रेशर ए का डेवलप किसकी वजह से हो रहा है, सिंपली ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ जैसे लिखते हैं हम लोग, पी नॉट ए और इंटू एक्स से होगा, बताओ। यस सर। और यहाँ पे एक्स ए जो होगा, सिंपली लिक्विड ए में अगर तुमसे सर पूछा वन जाए होगा क्या? कि मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, तो ये एक्स ए का वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ए का ही लिक्विड है, उसी में ए का ही मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो ए का मोल फ्रैक्शन उसमें क्या हो जाएगा, वन होगा।
बताओ। Yes, sir. तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, ये दोनों तो सेम ही चीज है। मतलब जो उसका प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह फॉर दोनों के लिए हम लोग सेपरेटली यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि वहां पे कंबाइंडली वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। तो मिक्स नहीं हुए हैं तो कंबाइंडली हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड वाला केस है ये। ठीक है, तो फॉर लिक्विड बी अगर राउल्ट्स लॉ यूज करोगे तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यहाँ भी एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो डेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग टोटल जो प्रेशर निकालेंगे। अब ऊपर में जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा वो टोटल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखते हैं। तो पी ए है यहाँ पे पी ए नॉट के बराबर, और पी बी है पी बी नॉट के बराबर। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ठीक है, तो एक ये चीज आ गया। अब देखो, अब ये तो हुआ हम लोग का लिक्विड फेज में हम लोग बात कर रहे थे, राउल्ट्स लॉ हम लोग लिक्विड फेज में बात कर रहे थे। अब वेपर फेज में जब हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो फॉर वेपर फेज, तो वेपर फेज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड ए का जो है ना, मोल्स ऑफ वेपर ए जो है, ये अज्यूम कर लेते हैं एन ए है। ठीक है, वेपर फेज में ए का जो मोल्स है वो एन ए मोल्स है, और मोल्स ऑफ वेपर बी अज्यूम कर लेते हैं हम लोग एन बी। ठीक है, तो अब डाल्टन्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो डाल्टन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। वेपर फेज में जब हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो फॉर ए लिख रहे हैं, तो ए के लिए डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा, बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए इज इक्वल A टू into पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ XA जाएगा, into P total. हाँ, एक्स ए इंटू पी टोटल होता है। तो एक्स ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय एन ए प्लस एन बी, यही तो होगा एक्स ए, और इंटू पी टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, पी ए और पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट है, क्योंकि पी ए और पी ए नॉट इक्वल है इस केस में। तो हम लोग पी ए की जगह पी ए नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। और यहाँ पे क्या आ गया, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन हो गया ए का। और पी टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, हो जाएगा, बताओ। Yes, sir. चलो, इसी तरह ये ए के लिए लिखे, इसी तरह हम लोग बी के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर बी के लिए अगर डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो, पी बी नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और एन टू ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, होगा या नहीं। तो इन दोनों का जब रेशियो लोगे यहाँ पे देखो तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, जब इन दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे इस केस में तो ये क्या आ जाएगा, बताओ, एन ए बाय एन बी, बाकी सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये फाइनल रिलेशन आ गया। बोलो। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन किसके लिए डराइव हुआ, जब हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट जो होगा वो एन ए बाय एन बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फेज ए का जितना होगा बाय नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फेज ऑफ बी, तो उसका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
आ रहा है समझ में अद्वय? कुछ कुछ। चलो ठीक है, कुछ कुछ के समझो एटलीस्ट। बाद में देख लेना, एक बार देख लोगे सिंपल है, डाल्टन्स लॉ एक बार देख लोगे तो आराम से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए यहाँ? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है an immiscible liquid, an immiscible mixture of water and quinoline boils at 98.9 degrees Celsius under a pressure of 740 torr। यहाँ पे बोला गया है द डिस्टिलेट contains 77.9 gram of quinoline and 1 kg of water at the given boiling point. The vapor pressure of quinoline is 7.96 torr। ठीक है, then calculate the molar mass of quinoline। ठीक है, तो जो अभी बताया इमिसिबल वाला केस वैसे ही सिंपल बन जाएगा। करो। डिस्टिलेट मतलब समझ रहे हो ना? हेलो, सर जो बीकर में बचा हुआ होगा लिक्विड वाला मिक्सचर उसको बोल रहे हैं क्या? मतलब जो वेपर फेज में जाएगा ना, जो वेपर फेज जाएगा ना वेपर में, तो वो जो बाद में कंडेंस करते हैं उसको, तो वो एक्चुअली वेपर फेज का वो तुमको कंपोजिशन दिया गया है। ठीक है, डिस्टिलेट उसी को बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक ये है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इससे। सिंपल है, जो अभी केस बताए वही वाला यूज करके, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, रिलेशन जो बताए। नेक्स्ट है व्हेन एन immiscible liquid A was
steam distilled with water, it gave a distillate of volume 200 ml, in which the volume of A was 57.2 ml. The boiling point for distillation was found to be 98.2 degrees Celsius at a pressure of 758 torr. At this temperature, vapor pressure of water is 712 torr. The density of is 1.83 gram per ml. Then what is the molar mass of liquid A? ठीक है, बनो फर्स्ट वाला हो गया। तो कैलकुलेशन बाकी है। करो जल्दी करो। So 129. 129। फर्स्ट हो गया तो सेकंड करो। आंसर है इसका 129। 129 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास पूछा गया ना, 129 ग्राम।
सबका आ गया ना पहला वाला? हेलो? हेलो? फर्स्ट वाला आया सबका? फर्स्ट का आंसर 129। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। आ गया ना? बताना नहीं है ना पहला वाला, देख लो एक बार। बताना है क्या किसी को? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो तो 1 हो गया तो 2 बनाओ फिर।
हो गया? हेलो, हेलो। So 42.5 ग्राम। 42.5 ग्राम? नहीं नहीं, कैलकुलेशन चेक करो एक बार। So 1 torr 1.01 into 10 to power 5 by 760 पास्कल्स होता है ना। उसका जरूरत क्यों पड़ेगा? तो PM इक्वल्स टू DRT लगा दे रहे हैं। PM इक्वल टू DRT, वहां पे भी उसका जरूरत पड़ेगा क्या? कहाँ पहुंच गए हो? तो कि प्रेशर, वेपर प्रेशर निकल गया, फिर टेम्परेचर दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, और R का वैल्यू पता है और डेंसिटी भी दे दिया है। कितना बोल रहे हो? तो 42.5। 42.5? चलो देखते हैं, आंसर तो एक्चुअली है नहीं, करते हैं कैसे। पहला वाला तो नहीं बताना है ना? पहला वाला हो गया सबसे, बोल दो। फर्स्ट का आंसर आ गया ना सबका, 129। हेलो, रिप्लाई करो जल्दी से। यस सर। यस सर। चलो दूसरा वाले में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सबसे पहले किसका किसका मिक्सचर है। एक लिक्विड ए है, इमिसिबल ही दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा वाटर है वहां पे। तो वाटर का यहाँ पे डेंसिटी तुमको नहीं गिवन, वाटर का तो 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। वाटर का डेंसिटी तो पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली जो पी टोटल हम लोग लिखते थे इमिसिबल लिक्विड के केस में, दैट इज इक्वल टू PA0 प्लस PB0 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम वाटर का जो है वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वाटर का 712 टॉर है उस मतलब टेम्परेचर पे। तो बी वाटर है यहाँ पे, तो इसका मतलब PB0 का वैल्यू हमको 712 टॉर दिया हुआ है। ये है ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ, जो उसका प्रेशर होगा वही तो वेपर प्रेशर कहलाता है वाटर का। तो PB0 का वैल्यू इस केस में 712 दिया हुआ, और टोटल जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है इस केस में? 758। 758। तो यहाँ से हमको PA0 का वैल्यू निकल गया, PA0 आ गया ना हमारा, PA0 हो गया 758 माइनस 712, तो दैट इज इक्वल टू 46। 46 टॉर आ गया, ठीक है, PA0। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली जो डिस्टिलेट है, मतलब जो वेपर फेज वाला जो कंपोजिशन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम है 200 ml, ठीक है। और उस 200 ml में क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है, ए का वॉल्यूम जो है ये कितना गिवन है, 57.2 ml है। और बाकी जो बच गया वो क्या है, बी वाटर बी है का हमारा, वॉल्यूम है। मतलब वाटर है। तो कितना बच गया, 200 में सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 142.8। 142.8, ये इतना ml वाटर हो गया। तो ml वाटर हो गया, इसका मतलब वाटर का डेंसिटी 1 है, तो मास ऑफ वाटर मतलब m ऑफ b हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 142.8 ग्राम ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ मास ऑफ a कितना हो जाएगा, तो इसका हमको वॉल्यूम पता है और इसका डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास तो आ गया यहाँ से 1.83 डेंसिटी है ना, यस सर। और इसका वॉल्यूम है 57.2, तो इतना ग्राम हो गया। हेलो,
यस सर। तो अब डायरेक्ट यूज कर लो, अब तो आ ही गया। यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे, पी ए नॉट बाई पी वी नॉट, रिलेशन जो आया था, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नहीं पुट कर लोगे अब? ए का मास हमको पता है, इसका मोलर मास चाहिए, वाटर का तो तुमको मोलर मास पता है ना। यस सर। तो वाटर का 18। तो 18 हो जाएगा, तो डिवाइड कर लोगे। तो पी ए नॉट का वैल्यू कितना है, ये हमारा 46 है, और पी वी नॉट है 712। तो 46 बाय 712, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो मोलर मास तो इसका फाइंड आउट, नंबर ये फाइंड आउट करना है हमको, तो 18। कैपिटल एम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखना है हमको। तो बी का मोल्स कितना हो जाएगा, इसका मास 142.8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो मोलर मास 18 होता है, तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से ही कैपिटल एम ही तो निकालना है हमको। समझ रहे हो क्या बोल रहे यस सर। हैं? फाइंड आउट करो कैपिटल एम, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। 204। कितना आ रहा है? 204। 204। टू जीरो फोर अप्रोक्सीमेटली 204 के अराउंड आ जाएगा, वही आ रहा है ना, देख लो, तो कैलकुलेशन पीएम कर लो। इक्वल्स टू डीआरटी क्यों नहीं लगा सकते हैं? पीएम इक्वल टू डीआरटी का जरूरत क्यों है? इसे लगा क्यों नहीं सकते हैं? लगा क्यों नहीं सकते, मतलब क्या निकालना है उससे, क्या फाइंड आउट करना है तुमको? तो मोलर मास निकाल लेंगे उससे। किसका मोलर मास निकालोगे? तो ए का। ए का मोलर मास मतलब? तो वही ना कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो गैसियस फेज और लिक्विड फेज में तो सेम होगा उसका मोलर मास। गैसियस फेज और लिक्विड फेज में मोलर मास सेम होगा? मोलर मास तो सेम ही रहता है, मोलर मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो सर पीएम इक्वल्स टू डीआरटी क्यों नहीं लगा सकते हैं इसमें? पीएम इक्वल टू डीआरटी क्या लगाओगे, मतलब तुमको उसका वॉल्यूम पता है? इसमें प्रेशर हम लोग को पता है, टेम्परेचर दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है। प्रेशर पता है, प्रेशर उसका कितना है, वेपर प्रेशर 46 टॉर। 46 टॉर। फिर टेम्परेचर पता है, यस सर। डेंसिटी पता है, यस सर। लेकिन डेंसिटी जो दिया गया है वो किस फेज में है, वो तो देखो। अच्छा यस। डेंसिटी वो लिक्विड का है ना, गैस। समझ रहे हो बात? यस सर। तो सारा जगह सब एक वो अप्लाई नहीं कर सकते ना, गैस फेज में वो चीज अप्लाई होगा ना। गैस का डेंसिटी थोड़ी दिया हुआ है, वो तो लिक्विड का डेंसिटी है ना। हो गया? यस सर। क्लियर है, देख लो। तो ये हुआ हम लोग
राउल्ट्स लॉ जब इमिसिबल लिक्विड का केस अगर देगा तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें बस एक इक्वेशन है, वो बस ध्यान रखोगे तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके, और कुछ नहीं है खास। और जब मिसिबल, कुछ भी इमिसिबल वर्ड नहीं मेंशन किया होगा, तब तो नॉर्मल जो हम लोग राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन बनेगा आपस में इंटरमिक्स करके, तो वो वाला केस यूज कर लेंगे। ठीक है। यस सर। चलो ये बात अगर समझ आ गया तुम लोगों को, तो इसमें एक क्वेश्चन और कराते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में राउल्ट्स लॉ में तुम लोग राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का जो हम रिलेशन बताए थे, तो उसमें ये तुम लोग का एक रिलेशन आया था ना, ये इस टाइप का, वाई ए याद है? बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी ये बाई पी बी नॉट। 1/p टोटल इज इक्वल टू, ये कुछ इस टाइप का रिलेशन आया था, देखो तो याद है? 1 वाई बाई ए पी बाई टोटल, पी ए नॉट प्लस हाँ, वाई बी वाई बाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी पी नॉट। बी नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबका टर्म्स का सारा मतलब पता है ना? पी टोटल हो गया, सर टोटल जो प्रेशर है, वाई ए हो गया मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन फ्रैक्शन इन द, गैसियस फेस। हाँ, वेपर फेज में, और पी ए नॉट हो गया जो उसका ओरिजिनल प्रेशर है टोटल, जब सिर्फ ए ही रहता प्रेजेंट। ठीक है, और वाई बी हो गया बी का वेपर प्रेशर, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, और डिवाइडेड बाय पी वी नॉट। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, उससे पूरा सारा क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, इस रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस तो कराए ही थे तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, देखो एक्चुअली कोई भी लिक्विड अगर लोगे, लिक्विड और वेपर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तुम लोग को बता ही है, लिक्विड और वेपर फेज जो होता है आपस में इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम को हम लोग लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, क्योंकि लीच एटलेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या लीच लीच एटलेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से हाँ, लीच एटलेस प्रिंसिपल पढ़े ही हो। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर हम लोग इधर उधर चेंज करें, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है, आइदर वो लिक्विड की तरफ जा सकता है या फिर वेपर की तरफ जा सकता है, लेफ्ट या राइट हम लोग किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड toluene, sorry, toluene is composed of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene. If the pressure over the mixture at 300 Kelvin is reduced, at what pressure does the first bubble form? ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? प्रेशर अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वेपर की तरफ जाएगा। यस सर। तो वेपर की तरफ जाएगा, तो वही बोला जा रहा है कि अगर प्रेशर हम लोग मिक्सचर के ऊपर प्रेशर अगर रिड्यूस कर दें, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो एट व्हाट प्रेशर डज द, पहला जब बबल फॉर्म होगा तो उस समय प्रेशर क्या होगा? ठीक है,
वो चीज है। सेकंड, सिर्फ बबल तभी ना फॉर्म होगा जब वेपराइज करेगा लिक्विड। तो पहला जो बबल फॉर्म हो रहा होगा उस समय प्रेशर कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल फॉर्म्ड, और जो पहला बबल बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा, कितना बेंजीन का मोल फ्रैक्शन होगा, कितना टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन होगा, वो पूछा गया है उस बबल में। सी थर्ड, if the pressure is reduced further, और प्रेशर अगर हम लोग रिड्यूस करते गए तो at what pressure does the सर प्रेशर को पहले बता दीजिए ना, क्या पीए और पीबी का वैल्यू बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ। at what pressure does the last trace of liquid disappear। यहाँ पे लिख लो, ये डेटा दिया हुआ है। पी नॉट टॉलिन का है 40 mmHg, ठीक है, और पी नॉट बेंजीन का है 100 mmHg। ठीक है, ये यूज करना है। ये सी हो गया। डी है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है, सर पहले का 70 पहले का क्या है mmHg। 70। कर लो, पहले सारा पार्ट करो, फर्स्ट का आ गया तो आगे नेक्स्ट करते जाओ। What will be the pressure and composition of the liquid and the composition of vapor when 1 mole of the mixture has been vaporized। ठीक है, तो सारा पार्ट करो धीरे धीरे। सर उसके बाद 2/7 2/7 किसका, बेंजीन का या टॉलीन का। टोलिन हाँ, और बेंजीन का 5/7। 5/7। ठीक है।
सो सी कैसे बनेगा? सी कैसे बनेगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लास्ट ट्रेस के लिए पूछा गया है, तो लास्ट ट्रेस में क्या होना चाहिए? तो सी समझाइए ना। सी समझाएं? बाकी लोग से 1 और 2 बन गया। इस सी में थोड़ा सोच रहे हैं। सी में क्या सोच रहे हो बताओ? वाई और वाई बी को हाफ पुट करके सोच रहे हैं कुछ करें। तो वाई ए और वाई बी तो हाफ हो जाएगा ना उसमें, वही तो सोचना था बस। तो वही फिर जो आप ऊपर इक्वेशन लिखे हैं उसमें पुट कर देंगे। हाँ, क्योंकि वाई ए अगर हाफ हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो वाई बी भी 0.5 होगा। तो बस वही चीज सोचना था उसमें, उसके बाद तो आ ही जाएगा। सर 400/7। 400/7 सो लास्ट ट्रेस तो कंपनी सेम होगा लास्ट पेपर क्या? का। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड अगर डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर सेम हो कब जाएगा। होगा?
कंपोजिशन लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर कंपोजिशन होगा। सेम हो जाएगा। हाँ, वेपर फेज बेंजीन का क्या हो जाएगा 0.5, तो टॉलिन का भी 0.5 हो जाएगा, 5। क्योंकि 1 मोल ही लिया गया है ना दोनों का। बात समझ रहे हो? यस सर। 1 मोल लिया गया है, तो जब लास्ट वाला जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो अगर वेपर में जा रहा होगा, तो मतलब पूरा पूरा तो वो वेपर में चला गया ना, समझ रहे हो? तो पूरा पूरा वेपर में चला गया, तो वो 1 1 लिए थे, तो उसका मोल फ्रैक्शन अब वेपर में तो हाफ हो गया ना। बात समझ आया कि नहीं? यस सर। यस तो सर। वही चीज सोचना था वहां पे, कि तुम्हारा YA और YB ये दोनों जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, मतलब बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.5 और टॉलिन का भी। So 7/400. 400/7, 7/400 नहीं। Yes sir, 400/7. हम्म फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट का जो पी टोटल आया है, प्रेशर पूछा गया ना, तो पी ही लिख 70 mm। चेक करते रहना तुम लोग आंसर, 70 mmHg। सेकंड का कंपोजिशन पूछा गया ना, वेपर फेज में, पहला बबल का, तो वाई ऑफ टॉलिन है ये 2/7 है, और वाई ऑफ बेंजीन जो है उसमें 5/7 है। ये आ रहा है ना सबका? तीसरा वाला जो पी है ये है 400/7। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 2/7 और टॉलुइन का 5/7। हाँ, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का लास्ट ड्रॉप में, तो यस सर। एक्स, हाँ एक्स भी कितना हो जाएगा, ये 2/7 है, और एक्स ऑफ टॉलिन कितना आया? 5/7। 5/7। जस्ट उल्टा हो जाएगा ना उसका, जो वेपर फेज में रहेगा उसका उल्टा, जो मतलब फर्स्ट वाला बबल का होगा वो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का होगा, समझ रहे हो? Yes sir. हम्म तो यहाँ पे वही चीज है, क्योंकि 1 1 मोल ही लिए है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो गया ये 2/7, और एक्सोटोलिन हो गया 5/7। चलो लास्ट वाला पार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। ई, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है।
बना? हेलो? सर बना रहे हैं। कितना सोचोगे यार? तुम्हारा बना अथवा? नो सर। क्या लास्ट वाले में समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? नहीं समझ आया। थोड़ा सा सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे बता दें या और भी ट्राई करोगे? सर करेंगे ट्राई। सर हिंट दे दीजिए। हिंट दे देंगे तब तो बन ही जाएगा, वो तो सिंपल सा एक हिंट है। वो अगर बता दिए तब तो वही चीज तो ट्रिक है थोड़ा सा। सर रुकिए वो सर, आ रहा है। करो करो थोड़ा सा, 5 मिनट और सोच लो, चलो टाइम है ही। सर बेंजीन का 1/6 और टोलुइन का 5/6। 1/6 5/6 ये क्या बोल रहे हो, किसमें? सर लिक्विड फेज में। नहीं नहीं उतना, ये एक्चुअली रूट में है, ये सब रूट में वैल्यूज है, मतलब डेसिमल कुछ आएगा। ये बताओ ना, ये कितना आया तुम्हारा? पहले प्रेशर बता दो, प्रेशर कितना आया है? सर पी टोटल। हाँ, जब 1 मोल मिक्सचर का वेपोराइज हो गया उस समय प्रेशर कितना है? सर वो तो कैलकुलेट किए ही नहीं है। बिना प्रेशर का कैसे मोल फ्रैक्शन आएगा? पहले तो प्रेशर ही निकालना होगा ना। सर हम ये चीज यूज किए हैं, वाई ए बाई वाई पी इक्वल्स टू एक्स ए बाई एक्स बी इंटू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट। यूज तो होगा बट वहां पे एक रिलेशन तुमको निकालना होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ढंग से देखो। मान लेते हैं ये ए है हमारा, ये टॉलिन है, और बी है हमारा बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे इसका ये वेपर फेज है और ये सॉल्यूशन फेज है, ठीक है। ये टी टॉलिन के लिए, ये बेंजीन के लिए है, ठीक है। तो ये जो टोटल जो है मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन लेंगे या सॉल्यूशन, तो टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही रहने वाला है जब सम करोगे दोनों का, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, सम करोगे तो हमेशा 1 रहेगा। तो मान लेते हैं हम इसका मोल फ्रैक्शन जो है
टॉलिन का वेपर फेज में, क्योंकि 1 मोल लिया गया मिक्सचर का, वेपोराइज किया गया है, ठीक है। मतलब एक एक मोल लिया गया, उसमें से टोटल 1 मोल ही वेपोराइज हुआ है, तो उस समय प्रेशर पूछा गया क्या होगा। तो किसी एक का एज्यूम कर लेते हैं कि वेपर में टॉलिन का मोल फ्रैक्शन चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर एक्स एज्यूम करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, यस क्योंकि सर। Yes, दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए हमारा, 1 1 होना चाहिए। mole. चलो, तब ये अगर x हो गया, वेपर फेज में अगर टॉलिन का मोल फ्रैक्शन x हो गया, तो तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में में इसका 1 कितना - x बचेगा, होगा। 1 - x 1 बचेगा। minus Z. तो उसी इसका तरह X होगा. इसका x हो जाएगा, बस यही चीज करना था। आप कर लोगे, आप कर लोगे ना। बताओ बताओ जल्दी। देखो अब 2 इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा, 2 इक्वेशन तो तुमको पता ही है। पी जो हम लोग लिखते हैं, पी टोटल, तो हम लोग सॉल्यूशन फेज के लिए अप्लाई करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो सॉल्यूशन फेज में राउल्ट्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो टॉलिन का मोल फ्रैक्शन है 1 - x, ठीक है। और इसका टॉलिन का पी नॉट का वैल्यू कितना है, टॉलिन का कितना है पी नॉट का, 40 है ना, 140. 40। 40, 140 नहीं 40, चलो। और यहाँ पे बेंजीन का एक्स इंटू बेंजीन का कितना है, 100। 100। चलो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत। नो सर। दूसरा वही Yes. वाला जो इक्वेशन, हाँ दूसरा जो इक्वेशन लिखे हैं हम, 1/p इज इक्वल टू YA/PA0 So it's प्लस YB by PB not. YB/PB0। करो यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/p हमारा, दैट इज इक्वल टू YA का वैल्यू, ए टॉलिन को ले लो, ठीक है, और बी बेंजीन को ले सकते हो यहाँ पे। हाँ बी बेंजीन के लिए रिप्रेजेंट कर ले, ए टॉलिन के लिए, तो यहाँ पे कर लो। ये जो हम लोग लिखते हैं ये वेपर फेज वाला है, तो वेपर फेज में हमारा टॉलिन का कितना है, एक्स हो जाएगा, तो ये x/40 हो गया, प्लस बेंजीन का है 1 - x और बाय 100। तो ये सेकंड इक्वेशन है। चलो अब इस करोगे सॉल्व, सॉल्व करके यहाँ पे p का वैल्यू बताओ कितना आएगा फटाफट, रूट में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। p और x दोनों निकाल लो यहाँ से, फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, जो भी पूछा गया सारा चीज आ जाएगा। √10 - 2/3। x का वैल्यू आ जाएगा ना, √10 - 2/3। ये p x का वैल्यू आ रहा है सबका, देख लो। और p का कितना आ जाएगा, 0.38 होगा अप्रोक्सीमेटली x। हाँ ठीक है वो कर लेना, हम लिख देते हैं। p का वैल्यू जो है मेरे पास ये है 20 √10, देखो तो ये आ रहा है क्या p का, So P imaginary आ रहा है मेरा. इमेजिनरी नहीं आएगा यार, एक वैल्यूज होगा ना, दोनों वैल्यूज क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें, p स्क्वायर तो आएगा सर तुम्हारा, 20 √ 10 आ रहा है। हाँ 40 × 100 आएगा, मतलब 4000 आएगा p स्क्वायर, तो 20 √10 लिख सकते हैं उसको, सॉल्व कर लो आ जाएगा ये। p हो गया 20 √10 mmHg, ठीक है।
और x का वैल्यू आ गया। अब x अगर आ गया एक बार तो अब तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, जो भी पूछा गया है कंपोजिशन। प्रेशर आ गया हमारा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड पूछा गया और कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछा गया है। कर लोगे अब? बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, Yes, sir. हो Yes, गया sir. ना? आ गया ना आंसर? देख लो, कोई दिक्कत किसी को? हेलो, No, sir. अरविंद, यस सर। हो गया ना? यस सर। समझ आ गया? सारा पार्ट समझ में आ गया? कोई पार्ट में दिक्कत है तो बताओ। तो बहुत जगह देखोगे कि लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये एक बार जेई में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है इसका, Benjamin. तो सिंपली यही वाला पार्ट पूछा गया था जेई में। So India advanced. मेंस में थोड़ी ना पूछा जाएगा, मेंस में तो डायरेक्ट फॉर्मूले, जेई एडवांस में आया था ये। मेंस में इतना दिमाग थोड़ी ना लगवाता है। Yes, sir. हम्म, तो जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, मतलब सोचो, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं था वैसे, मतलब वैल्यूज इतना डिफिकल्ट नहीं था, वो वैल्यूज कुछ था कि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। बस यही चीज सोचना था यहाँ पे, ये चीज अगर सोच लिए तब तो फिर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस दो इक्वेशन करके सॉल्व करना था। ठीक है, हेलो, आगे Yes, sir. बढ़े, बोलो। चलो, तो ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ कर लिया सॉल्यूशन का, आइडियल नॉन आइडियल दोनों। इसमें एक चीज और बच गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये जस्ट छोटा सा टॉपिक है, इसमें डिटेल में ज्यादा नहीं करेंगे, बस जानना ही ये होता क्या है एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप एक्चुअली है क्या? ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन समझते हो, जिसमें कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम, तब समझ में आ जाएगा। दिस आर बाइनरी सॉल्यूशंस फॉर particular composition of which the mole fraction of components in liquids and vapor state are same। ठीक है, ये हुआ। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसा मिक्सचर है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का, मतलब एक सॉल्यूट होना चाहिए, एक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो बाइनरी सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। और ये जो भी मिक्सचर होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे फॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग मिला दिए तो हमेशा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह एक्ट करेगा, वैसा नहीं है। एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, उसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा ना कंपोनेंट का, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा, वो हमेशा इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है? जो एक्स ए और वाई ए लिखते थे ना हम लोग अलग अलग। हेलो, हेलो, यस सर। तो वो एक्स ए और वाई ए हमेशा इक्वल होगा, और एक्स बी दूसरे कंपोनेंट का एक्स बी और वाई बी वो इक्वल होगा। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी भी फिक्स्ड कंपोजिशन पे
वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे उनका कंपोजिशन जो होगा वेपर फेज और लिक्विड फेज में वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है। और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का एक और चीज है कि हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। फिक्स टेम्परेचर मतलब फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो दो कंपोनेंट लिए, एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ डिफरेंट होगा, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जिस भी कंपोजिशन पे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे वो उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, चलो इसको लिख देते। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि सारे कंपोजिशन पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोजिशन लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर boils at सर सब कंपोजिशन में क्यों नहीं होता है? constant temperature, क्योंकि सारे कंपोजिशन पे उसका वो सेम नहीं होगा ना। मतलब कोई भी कंपोजिशन ले लोगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का सेम होना चाहिए वेपर फेज और लिक्विड फेज में। तो हर एक कोई भी अगर कंपोजिशन ले लोगे तो वो नहीं देखा गया है कि वो इक्वल होते हैं। ठीक है। वो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आया है कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन जब लेते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन लिए हैं या मिक्सचर लिए हैं उसका वेपर फेज और उसका सॉल्यूशन फेज का कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो जाता है। और जिस भी कंपोजिशन पे वो एक्स से और वाई बराबर हो गया, उसी कंपोजिशन पे देखा गया है कि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है और उनका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। मतलब एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, इसका ग्राफ भी देखेंगे हम लोग किस टाइप का आता है। तो दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है। मतलब जब वो बॉईल करना स्टार्ट करता है तो उसका कंपोजिशन फिर चेंज नहीं होगा। वेपर फेज में कंपोजिशन और लिक्विड फेज में कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है इसका। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है टू टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब एक्चुअली देखो एजियोट्रॉप देखा गया है कि ये आइडियल सॉल्यूशन वाले एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। मतलब वैसा सॉल्यूशन जो है जो कि राउल्ट लॉ से बहुत ज्यादा डेविएशन शो करता है। ठीक है। तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। तो मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है जो बहुत ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में देखा गया है कि ए सॉल्यूशन सोइंग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशंस शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम वाला है तो मतलब जो सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से शो कर रहा है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन बनाएगा? वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाएगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन बनाएगा, बताओ? जो सॉल्यूशन शो, स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। हाँ ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन जो शो करेगा, Negative. सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग शो करेगा। अब इसमें एग्जांपल है, देखो सारे कंपोजिशन पे ये शो नहीं करता है, एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो केस ले रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का, इसमें देखोगे ये एग्जांपल है 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो ये कंपोजिशन फिक्स है, 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन वाटर। अगर ये कंपोजिशन लोगे तभी ये एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जाम्पल में भी लिखा चुके हैं तुम लोग को, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और इसी में अगर हम लोग कंपोजिशन इथेनॉल का 95% अगर कर दें और वाटर का 5% कर दें, तो उस फिक्स्ड कंपोजिशन पे ये क्या करेगा, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। और वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक होगा। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल और वाटर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन जब इस कंपोजिशन पे मिक्स करोगे तो ये जो मिक्सचर बनेगा ना, तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, इसलिए यहाँ पे मिनिमम आ रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, इथेनॉल का, अल्कोहल का जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर से कम होता है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ? 75 डिग्री सेल्सियस। पता है तुम लोगों को? तो 353। 74। हाँ मतलब वो एक्चुअली 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। तो अराउंड वो एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, 80 डिग्री के अराउंड होता है। तो 353 केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो वो 353 केल्विन के अराउंड होता है, ठीक है। वो इथेनॉल का हुआ। और वाटर का 373 100 डिग्री। तो ये दोनों अलग अलग है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, जब इन दोनों को इस कंपोजिशन में मिक्स करोगे तो क्या होगा, उन दोनों का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है मतलब इन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, इसलिए ये मिनिमम है यहाँ पे। और इसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में उन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए मैक्सिमम यूज कर रहा है। तो एग्जाम्पल इसमें जैसे होता है 68% HNO3 बाय मास इन वाटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसी कंपोजिशन पे, ये चीज ध्यान देना, इसी कंपोजिशन पे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक्ट करेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। सारे कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन ले लोगे, जैसे मान लो इसमें अगर हम लोग 80% इथेनॉल और 20% वाटर ले लें, तो उस केस में वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं शो करेगा। बात समझ रहे हो ना? पर्टिकुलर कंपोजिशन, ये कंपोजिशन फिक्स्ड है। 95% अगर लोगे इथेनॉल और 5% वाटर लोगे, तभी वो एजियो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। और सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाने के लिए एक एग्जांपल है, क्या है, 60 हमको HNO3 प्लस वाटर का मिक्सचर लेना होगा, नेगेटिव डेविएशन ये शो करता है, लेकिन उसमें HNO3 का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 68% होना चाहिए। और बाकी जो 32% है वो वाटर का मास होना चाहिए। तो उसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। हेलो, इसका यस एक सर। ग्राफ हाँ इसका ग्राफ देखो, जैसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ग्राफ अगर ड्रॉ करें हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है ग्राफ, ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इधर टेम्परेचर ले रहा है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं।
ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का ले लेते हैं 1, और मोल फ्रैक्शन जैसे लेते थे बी का इक्वल टू 0, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ए का 1 है तो यहाँ पे टी ए हो जाएगा, मतलब टी ए मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ए का, और यहाँ पे टी बी हो गया बॉइलिंग पॉइंट बी का। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो, अब ग्राफ अगर शो करोगे तो ग्राफ का नेचर किस टाइप का आना चाहिए बताओ। हम लोग सबसे पहले ये चलो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करते हैं, तो मैक्सिमम बॉइलिंग का ग्राफ कैसा आ जाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, बोलो। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से, उन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यस होगा। सर। तो ज्यादा होगा तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आएगा, इन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से वो ज्यादा होने वाला है। अब किसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही आएगा ना, तो जैसे HNO3 वाला ये वाला केस था, तो 68% HNO3 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 68%, ए को हम लोग HNO3 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ आएगा, इन दोनों से ज्यादा करना है हमको। ठीक है, तो ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, फिक्स्ड हम मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ग्राफ का नेचर बस बताना चाह रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का नेचर आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला था ना। ठीक है, तो ये कर्व्ड कुछ ऐसा जाएगा, और ठीक है ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये कर्व जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो राउल्ट्स लॉ का बताए थे तुम लोगों को, उसमें देखते थे हम लोग ना, ये कुछ कर्व्ड ग्राफ आता है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है चीज। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा उस तो मिक्सचर का। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। क्या ग्राफ, तो आप 2 लाइन बनाए हैं उस पॉइंट हाँ से। 2 लाइन बनाया है, ये नीचे वाला लाइन जो है ये लिक्विड के लिए है। ठीक है, लिक्विड फेस के लिए, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये वेपर फेस के लिए है। ठीक है, तो ये 2 लाइन ये इसलिए है, ये ऊपर वाला जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेपर फेस का है, और नीचे वाला लाइन जो है ये लिक्विड फेस का है। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग का हम ड्रॉ किया। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बॉइलिंग से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसको मैक्सिमम बॉइलिंग बोलना है। और मिनिमम बॉइलिंग ड्रॉ करना है तो मिनिमम बॉइलिंग का सिंपल है, ऐसा ही है, सारा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उस फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन अगर उतना नहीं होगा तो फिर वो एजियोट्रोप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो एक्स वेपर और एक लिक्विड का अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। वेपर और लिक्विड का लाइन अलग अलग होगा ना, सेम लाइन थोड़ी होगा। तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। वेपर फेस, वो क्या चीज, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ क्या होगा। ये वाला जो वेपर फेज का है ये वेपर फेज को रिलेट कर रहा है, वेपर फेज में टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच का क्या रिलेशन होगा, और ये है लिक्विड फेज का। तो सर एक मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों का अलग अलग टेम्परेचर कैसे आएगा। टेम्परेचर अलग अलग कहाँ है, टेम्परेचर तो सेम है ना, सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। तो सर बॉइलिंग बॉयल जहाँ पे
इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अलावा कोई भी जगह पे अगर ले रहे हैं 1 मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए लिक्विड और वेपर यहाँ का पे तो ये अपना बॉईल अलग करेगा टेम्परेचर ना, आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सर उस पॉइंट के इधर उधर अगर हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो फिर वो तो अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है ना वेपर और लिक्विड का। अलग अलग टेम्परेचर मतलब? तो जैसे कोई भी एक मोल फ्रैक्शन पिक किए, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लिक्विड का अलग आ रहा है, वेपर का अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ पे अलग अलग आएगा? जैसे यहाँ पे कोई टेम्परेचर अगर पिक करोगे, तो मोल फ्रैक्शन पिक कर रहा है, टेम्परेचर नहीं। मोल फ्रैक्शन पिक कर रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन पिक कर रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर कोई भी एक पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। नीचे से हाँ ये बोल रहे हो? हाँ, हाँ यस सर। फिर तो फिर तो लिक्विड के कर्व को अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वेपर का पॉइंट कर्व को अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों का टेम्परेचर अलग क्यों होगा? नहीं नहीं, ये वाला जो है ये लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, और ये जो है सर ये वेपर। लिक्विड ही ना वेपर फेज में जा रहा है, तो फिर दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो फिर आपस में कांटेक्ट में भी तो होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में अलग। हर एक अरे हर एक कंडीशन पे इक्विलिब्रियम में थोड़ी होगा। इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं हम लोग? जब बॉयल करेगा उस समय वो इक्विलिब्रियम में रहता है ना। तो फिर भी कांटेक्ट में तो होगा ना, तो फिर टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट क्यों है? क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज एक फंस रहा है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है वो इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? जब वो बॉयल करेगा तभी तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनता है ना। वेपर और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये एक्चुअली ग्राफ जो प्लॉट किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, उसी तरह देखो जैसे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का अगर हम लोग शो करेंगे, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ठीक है, तो उसको मिनिमम बॉइलिंग बोलेंगे। और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन बनाएगा? जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मिनिमम बॉइलिंग ये एज़ोट्रोप का ये ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करेगा। तो इसमें जब ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे ए का है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ए का टी ए ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बी का टी बी ले लेते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है, कुछ भी कम होना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मिक्सचर का है। ठीक है, इन दोनों से कम होगा। अब इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ देखोगे। और ये तुम लोग को बताए थे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा? जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर दोगे। यहाँ भी दो लाइन है, एक ऊपर वाला लाइन जो है ये वेपर फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला जो लाइन है ये तुम्हारा लिक्विड फेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेपर फेस के लिए है और ये लिक्विड फेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज है, ये देखो ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग है मतलब उस मिक्सचर का जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये उन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ये कम है। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ज्यादा होगा।
इसका एग्जाम्पल ये क्लियर है, एग्जाम्पल ये ध्यान रखना कि हर एक कंपोजिशन पे ये उसकी तरह बिहेव नहीं करता है। एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा तभी वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे इसमें तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर of liquid A and B are 400 torr and 600 torr respectively. When 2 mole of A is mixed with 3 mole of B, vapor pressure of solution लिख लेना। Found to be 650 torr। तो पूछा गया which of the following is or are पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आइडियल नॉन आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा इसमें से? डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर और डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये बताना है। और एक और चीज है इसमें, पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ एजियोट्रोप can be formed from the above solution। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? हम्म, स्क्रीन दिख रहा है? अरे बताओ फटाफट। हेलो, यस सर। Yes, sir. करो जल्दी, ये करके बताओ। आज का ये आखिरी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऑलमोस्ट आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये खत्म ही हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। ये सिंपल है, जल्दी। आइडियल नॉन आइडियल वाले केस में ये बताए थे तुम लोग को। राउल्ट्स लॉ यूज करके पहले थियोरेटिकल प्रेशर निकाल लोगे ना, उसके बाद ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से कंपेयर कर लो। अगर वो ग्रेटर है या लेस देन है उससे पता चल जाएगा किस टाइप का डेविएशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस टाइप का डेविएशन आ रहा है।
पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव? बताओ। देखो यहाँ, हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर पॉजिटिव। थियोरेटिकल प्रेशर क्या आ जाएगा तुम्हारा? पी थियोरेटिकल जो राउल्ट्स लॉ यूज करोगे, मोल फ्रैक्शन ए का कितना है? 2 मोल्स है, बी का 3 है, तो 2/5 मोल फ्रैक्शन ए का जो है, लिक्विड ए का 400 और है ना, तो 2/5 इंटू 400 प्लस ये 3/5 इंटू 600 ऐड करोगे कितना आएगा सॉल्व करके? फिर टोटल कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 580 160 इधर, सॉरी 520 आ रहा है। बताओ। हेलो। यस सर। तो यहाँ और ये जो हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये 650 है, और थियोरेटिकल जो आ रहा है ये 520 है। तो पी थियोरेटिकल हम लोग लिख सकते हैं डेट इज लेस देन पी ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? थियोरेटिकल वेपर प्रेशर जो है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से कम है। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है हमारा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब किस टाइप का डेविएशन होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन है तो ये किस टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा? मैक्सिमम या मिनिमम? बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकता है ये। ठीक है, तो यही चीज पूछा गया। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। ठीक है, जो इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you, sir. चलो थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।